सो वेलकम बैक टू आस्था येस। आप सभी का स्वागत है आस्था येस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आस्था येस की जो सारी एक्सपर्ट टीम है वो अपने सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेगी और स्टार्टिंग हम लोग साइंस से ही करते हैं। तो जैसा कि देखना चाहेंगे आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आपके मेटल्स नॉन मेटल से ही मेंशन किया है और वो है आपके अयस्क से। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन किया है डियर, और इसके अकॉर्डिंग मैं मेंशन करना चाहूँ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है, और इसमें हमारा बक्साइट, सिनेबार, पाइराइट ये तीनों ही नहीं है। जो हमारा लिमोनाइट है डियर, ये लोहे का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर वो बिल्कुल आप लोग मैच करना चाहेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा डियर कंसर्निंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करना चाहूं, साइंस को लेकर के ही मैं यहां पे मेंशन करूंगा। अभी साइंस वाले मेंशन करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, और मैंने इस चीज को भी पूरा मेटल्स नॉन मेटल्स वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, धातु और अधातु, उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो सक्रियता श्रेणी है, मैंने लिखवाया था और मैंने वहां से क्वेश्चन भी फ्रेम किया था क्लासरूम में जब हम लोग पढ़ रहे थे इनकेस। और मैंने मेंशन किया था भाई, पहला ऑप्शन दिया है NaCl विलयन और कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्युमिनियम धातु, आयरन सल्फेट FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु। तो मैंने बताया था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें अपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला अपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है उसके विलयन से। और यहां आप देख रहे हैं साफ मेंशन है क्वेश्चन नंबर 10th का। क्वेश्चन नंबर 10th का मैं मेंशन करना चाहूं डियर, जो हमारा बी पॉइंट यहां पे देख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलयन है और कॉपर धातु है। तो आपको पता है डियर, जो कॉपर है वो सिल्वर से क्या है, ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर क्या है, नीचे है। तो कॉपर जो है इनकेस डियर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर देगा। तो हमारा जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करना चाहूं, साइंस से रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट यहां पे देखना चाहेंगे। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाता है। और मैंने साफ ये पॉइंट मेंशन भी किया था इससे रिलेटेड जो है, और वो हमारा है डियर कौन सा, तो विकिरण, रेडिएशन के लिए वी नो दैट कि ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये संचरित होता है, जिसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। और हीट में जो ट्रांसमिशन होता है, उष्मा में जो संचरण होता है, वो मैंने 3 मेथड बताया था। इसमें एक हमारा कन्वेक्शन, संवहन, कंडक्शन, चालन, और वी नो अबाउट रेडिएशन। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा विकिरण है यहां पे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12th का इनकेस बी हमारा डियर राइट आंसर है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, और ये भी हमने क्लासरूम में डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पूरा मेंशन किया था, और वो हमारा राइट आंसर होगा डियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी को पता है जब तक ये सिक्रीट होगा नहीं तब तक स्टमक के जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, तो HCl का निकलना भी जरूरी है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आना चाहेंगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आना चाहेंगे यहां पे साइंस से रिलेटेड। साइंस से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है और उसके रूप में जाना जाएगा। तो वो हमारा जो राइट आंसर होगा ना डियर, क्योंकि यहां पे मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ओडोमीटर होगा। ओडोमीटर होगा, क्योंकि जो स्पीडोमीटर है आप सभी को पता है, स्पीडोमीटर डियर इनकेस जो व्हीकल है उसकी स्पीड को कहीं ना कहीं मेजर करती है। आप देखे होंगे स्टार्ट के समय 0 होगा, ये बढ़ेगा भी घटेगा भी, जैसे गाड़ी की चाल होगी उसको मेंशन करेंगे हम। लेकिन ओडोमीटर जो है गाड़ी के द्वारा तय गई
की गई दूरी को मापने के लिए यहाँ पे यूज होता है। और एमीटर तो पता ही होगा आपको, इनके करंट के सेंस में, और क्रोनोमीटर हम सी के लॉन्गिट्यूडनल वे में मापने के लिए, मेजर करने के लिए करते हैं। तो हमारा जो ओडोमीटर होगा 25 का, वो हमारा सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और यहां पे क्वेश्चन 29 ये भी क्लासरूम में मैंने कराया था अभी हाल फिलहाल में। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था हमारा, परमाणु संरचना, जिसमें मैंने मेंशन किया था। और परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो डियर कौन थे? जे थॉमसन थे। जे थॉमसन थे, ये हम लोगों ने किया था। वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इनकेस हालांकि इनका द्वारा जो दिया गया मॉडल था वो फ्लॉप कर गया, यू नो दैट। और यहां पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 29 का हमारा सी राइट आंसर होगा, जे थॉमसन, जे थॉमसन। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे साइंस का, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या जो है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सही है, स्थिर संगठन का नियम ये भी सही है, ये रेडियो धर्मिता जो नियम है ये हमारा गलत है, और बहु अनुपात का नियम ये भी इन्होंने दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग डियर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 34 का बी हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग मैच करिएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे यहां पे, जो हमारा थर्ड होगा इनकेस, तो इसमें हमारा थर्ड एलिमिनेट करेंगे। हमारा जो ए राइट आंसर होगा, ए नहीं मेंशन करेंगे हम, डी वाला पॉइंट मेंशन करेंगे डियर। हमारा फर्स्ट ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड हमारा स्थिर संगठन का नियम, और फोर्थ हमारा है बहु अनुपात का नियम। थर्ड हम यहां पे एलिमिनेट करना चाहेंगे 34 का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं? और प्लीहा ज्वर डियर जो स्प्लेनिक फीवर होता है वो हमारा एंथ्रेक्स का है। तो ये एंथ्रेक्स बीमारी है जो एनिमल्स में भी होती है, और इसमें क्या होता है, उनकी जो स्प्लीन की साइज है वो बढ़ जाती है। तो ये जो प्लीहा ज्वर है वो एंथ्रेक्स बीमारी को कहा जाता है। तो 39 का हमारा जो बी है वो डियर राइट आंसर होगा। मैच करना चाहेंगे और भी, निम्न में से कौन सी उष्मा छेपी प्रक्रिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है। और यहां पे हमारा पानी का वाष्पीकरण जो है डियर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नो डाउट, तो ये हमारा होगा नहीं। और ये हमारा कपूर क्रिस्टल का जो ऊर्ध्वपातन है ये भी एंडोथर्मिक है। यहां पे हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो तनुकरण है और बिना बुझे चूने के साथ पानी की जो प्रतिक्रिया है, ये दोनों ही डियर हमारी जो है ये उष्मा छेपी प्रक्रिया में आती है। तो हमारा सेकंड और जो थर्ड है ये राइट आंसर होगा, और 50 का हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा। यहां पे 50 का ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जो बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम लिए होंगे, जुड़े होंगे, उनको लग रहा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासरूम के ही सेगमेंट से आया हुआ है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे यहां पे, ये किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो बीजाणु स्पोर के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है डियर, वो हमारा राइट आंसर होगा। कौन भाई? तो हमारा जो शैवाल है, कवक है, फर्न दिया है, और आपका खमीर दिया है। तो जो हमारा कवक है ये राइट आंसर होगा। फंगस वाला जो सेगमेंट है ये हमारा राइट आंसर होगा। यहां पे कवक में इनकेस डियर आपका स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु द्वारा निर्माण होता है। तो 58 का हमारा बी राइट आंसर है। 58 का बी राइट आंसर होगा। यहां पे निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? मैंने अयस्क में भी ये सारा सेगमेंट लिखवाया था, कुछ 10-12 मैंने बोला था कि ये और से जो आपके एग्जाम में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और यहां पे डियर हमारा जो राइट आंसर होगा कोरंडम, बिनो अबाउट की L2O3, और वो हमारा एल्युमिनियम। तो 62 का हमारा बी राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम। और ये मैंने लिखवाया भी था क्लासरूम में, ये पॉइंट मैंने क्लासरूम में लिखवाया था इनकेस।
64 आते हैं, निम्न में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? और इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा डियर, हम तापमान को कम रखते हैं, तापमान को कम रखते हैं और जो प्रेशर है डियर वो हाई रखते हैं। तो कम तापमान और उच्च दाब पे ये प्रक्रिया हमारी होती है। इसके लिए हमारा 64 का जो बी है वो राइट आंसर है। यहां पे 64 का जो बी है डियर वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें डियर साइंस का। कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? और मैंने लिखवाया भी था, पहला सेशन ही हमने ब्लड से शुरू किया है, यूट्यूब पे भी चीजें पड़ी हुई है नो डाउट। और यहां पे जो हमारा प्लाज्मा है डियर, इसे ही हम तरल भाग कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है भाई? जल है। और ऑब्वियस सी बात है डियर, जिसमें जल है 90 से 92%, इसलिए जो रुधिर का जो तरल भाग है, जो फ्लूइड पार्ट है, जो मैट्रिक्स पार्ट है, वो हम किसे कहते हैं भाई? तो प्लाज्मा को कहते हैं। यानी हमारा जो 70 का ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पे निम्न में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है जो आर्टिफिशियल लेवल से तैयार किया गया है, और वो हमारा है डियर टेक्टिनियम। तो ये बिल्कुल टीसी इसका सिंबल है। तो 73 का हमारा ए राइट आंसर होगा, और यहां हमारा प्लाज्मा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये निम्न में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। आप लोग देख सकते हैं ये सारा जो सेगमेंट आया हुआ है हमारे टेलीग्राम आस्थाइस के भी इन सेगमेंट पे ये सारा सेगमेंट पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां पे सर्च कर सकते हैं। जो क्लासरूम के नोट्स हैं, जो बच्चे अच्छे लिखते हैं, उनके नोट्स आस्थाइस के द्वारा अन्य बच्चों को भी दिया जाता है। और ये सारे नोट्स में ए टू जेड सेगमेंट जो है ना वो पड़ा हुआ है। वो बच्चा बिल्कुल मेंशन करना चाहेगा जो क्लास लिया हुआ है, और उसको भी लग रहा होगा कि हाँ भाई सारा सेगमेंट बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम का ही क्वेश्चन पूरा टच में है। और मैंने मेंशन भी किया है मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। और ये हमारा जो है सी जो है डियर हमारा राइट आंसर होगा 82 का। मैंने पॉलीमर टॉपिक को मेंशन कराया था, और देखो पॉलीमर से ही क्वेश्चन अच्छे लेवल से आए भी हैं नो डाउट। हर बार पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, मैंने इस पॉइंट को मेंशन भी किया था। बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है ये जो पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर हम बात करना चाहेंगे यहां पे, ये निम्न में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? और इसके लिए डियर हम प्रयोग करते हैं इंफ्रारेड विकिरण का, जो अवरक्त किरण है इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा 88 का जो ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। 88 का ए राइट आंसर है। तो साइंस बिल्कुल आप लोग मैच करके चलिए। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? अभी हाल फिलहाल हमारा ये सेशन भी चल रहा था सेल टॉपिक, और बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, वी नो दैट्स नेम इज सेल, कोशिका। तो जो कोशिका है डियर हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये पॉइंट मैंने लिखवाया भी था सेल टॉपिक में। सेम क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना चाहेंगे, निम्न में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? याद होगा एक ग्रुप क्वेश्चन चल रहा था हमारे क्लास में ही, एक प्रतियोगिता का सेशन चल रहा था कि जो बच्चे राइट आंसर देंगे उनको अलग से बुक्स वगैरह दी जाएगी। और इसमें मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था। वो बच्चे जो हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में क्लास लिए होंगे, ये सेम मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि जो सोडा अम्ल है अग्निशामक में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने बोला भी था कि इसके लिए आपको फोकस ये रखना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं वो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट होगा, सांद्र या तनु होगा। इस पे मैंने मेंशन किया था। और देखो डियर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके साथ वो हम सांद्र नहीं लेते हैं, वो डियर हम लेते हैं तनु। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का जो विलयन है, बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये साफ आपके क्लास एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी कॉलम में, क्रियाकलाप कॉलम में ये साफ सेगमेंट डियर लिखा हुआ है। वहां पे एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन को दिखाया है। जैसे ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और पूरी की पूरी जो आग है वो क्या हो जाएगी भाई?
बुझ जाएगी। तो यहां पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन का हम यूज करना चाहेंगे, ये एक्सपेरिमेंट में दिया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा जो है डी जो है डियर, ये राइट आंसर होगा। मैं अगेन कहना चाहूंगा कि जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे हम लोग। तो ये बिल्कुल सटीक सटीक क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्लासरूम में कराए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहां पे फर्टिलाइजर की बात किया है, किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। भाई तो रूट वगैरह फास्ट स्टिमुलेट हो उसके लिए कहीं ना कहीं हम जो यूज करते हैं डियर वो फास्फोरस का, और यहां पे हमारा जो फास्फोरस है ये बिल्कुल राइट आंसर है डियर। तो ये फास्फोरस जो है सही है फास्ट ग्रोथ कराने के सेंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करना चाहेंगे डियर। निम्न में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। और आप सभी को पता है डियर, जो प्रकाश संश्लेषण में जो सन की लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन भाई, तो क्लोरोफिल। और कहीं ना कहीं डियर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा, मैं कहना चाहूं 105 का, वो हमारा सी होगा। प्रकाश को अवशोषित करने का जो काम है वो क्लोरोफिल का है। तो यहां पे बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आना चाहेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, मैंने बताया भी था। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, वही बाइल जूस प्राप्त करता है। और वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, जहां पैंक्रियास से अग्नाशय से सारा पैंक्रेटिक जूस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, वो आता है हमारे छोटी आंत के डियोडिनम में, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, डियोडिनम पार्ट। और इनकेस डियर लिवर से जो बाइल जूस है वो आता है, स्टमक का फूड आता है, और वो हमारा कौन है भाई, तो छोटी आंत है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो 116 का हमारा जो डी है वो डियर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पे। तो जिन बच्चों ने एग्जाम पार्टिसिपेट किया वो बिल्कुल मैच करना चाहेंगे साइंस के सारे क्वेश्चन जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अस्थाई इसके द्वारा मेंस की जो बैच है वो स्टार्ट की जा रही है। तो 17 तारीख से हमारे यहाँ जो बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों को मेंस लेवल पे अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट करना है वो बिल्कुल आस्था आईएएस में जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आस्था आईएएस ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्री और मेंस बिल्कुल सेपरेट लेवल में कराने का काम करता है। तो हमारी सेपरेट बैच मेंस की, प्री और इनकेस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 122 को देखना चाहेंगे। कौन सा एक गैर संपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात किया है, और यहां पे हमारा राइट आंसर होगा डियर चुंबकीय बल। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डियर हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, गैर संपर्क बल में आता है। तो 122 का हमारा ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा यहां पे। ना उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे यहां पे। देखो जो बच्चे हमारे क्लास लिए होंगे, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं क्लासरूम में ना मेंशन किया हो, ना बताया हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासरूम के नोट से भी आए हुए हैं। यहां पे देखना चाहेंगे निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यहां पे प्रमुख की बात किया है डियर। नो डाउट आजकल हम जो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे प्रमुख कारण जो मेंशन किया है इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा जीवाश्म ईंधन का जलना, मीनो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। तो जीवाश्म ईंधन का जो जलना है ये डियर कहीं ना कहीं मेन प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का। तो हमारा 129 का जो है ए ये बिल्कुल राइट आंसर होगा डियर। मैं कहना चाहूं यहां पे निम्न में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, निम्न में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, और वो हमारा डियर राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आर इजकल टू भी बाई ए, इट्स अ राइट आंसर, यानी 132 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पे। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कुछ और क्वेश्चन।
साइंस से रिलेटेड। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है भाई? तो उसको डियर हम डिकम्पोजिशन कहते हैं और वो हमारा अपघटन कहलाता है। तो ये जो हमारा 142 का हमारा जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, अपघटन। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे यहां पे, निम्न में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? और सोलर स्थिरांक की मान की बात किया यहां पे, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा 1.4 के वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा यहां पे। तो 140 का हमारा ए जो है ये डियर करेक्ट आंसर है। एक कांस्टेंट वैल्यू पूछा है तो 140 का ए बिल्कुल राइट आंसर है डियर। नाउ नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, निम्न में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? और जो टेस्ला के समतुल्य है डियर वो हमारा न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, यानी 149 का जो डियर हमारा सी आंसर है वो बिल्कुल सही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये 149 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है, सी पॉइंट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नाउ नेक्स्ट बात करना चाहेंगे यहां पे, तो यही हमारे टोटल साइंस के क्वेश्चन थे जैसा कि आप लोगों ने देखा। और बिल्कुल देखा जाए इनकेस बिल्कुल ही सामान्य और इजी क्वेश्चन भी मेंशन किया है, नो डाउट। और जो भी हमने अभी एनालिसिस किया, चाहे वो हमारे बायो के सेक्शन से हो, केमिस्ट्री के सेक्शन से हो, फिजिक्स से पार्ट से हो, क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे क्लासरूम से ही मेंशन हुई है। नो डाउट आप जा करके आस्था IAS के टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके आप आस्था IAS के नोट्स को देख सकते हैं। उस नोट्स में सारा सेगमेंट वही है जो क्वेश्चन एज इट इज जो है पूछा है, मैक्सिमम क्वेश्चन दैट साइड से पूछे गए। और ये एक अच्छी बात है इन केस। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आस्था IAS के द्वारा 17 दिसंबर से स्पेशल 70 बीपीएससी की मेंस के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो सेपरेट बैच है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी बच्चों को लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन बिल्कुल है, प्री हम बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, उनको लग रहा होगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेशन को, मेंस लेवल को। आस्था IAS में आपका स्वागत है। तो आज बीपीएससी ने अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, तो और आज हम लोग उस प्रश्न को जिसने जो बीपीएससी ने जो पूछा है उसी को डिस्कस करने आए हैं। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर देता हूं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपको। लोहे का अयस्क कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, ओके, एंड लिमोनाइट। इसमें आपको एक ही है और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप जिन्होंने भी लिमोनाइट किया होगा, ठीक है, उनका करेक्शन, उनका क्वेश्चन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? ठीक है, तो लावा और मैग्मा आपको मालूम ही है कि धरातल के नीचे अत्यधिक तापमान के कारण जो चट्टानें वो पिघली अवस्था में रहती है, जिसे मैग्मा कहा जाता है, और जैसे ही मैग्मा ऊपर आ जाता है उसे लावा कहते हैं। और मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से ग्रेनाइट चट्टान बनती है और ऊपर ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टानें बनती है। धरातल के ऊपर ठंडा होता है। और ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, ठीक है, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा कि लावा के ठंडा और ठोस होने से तीनों चीजें होती है, ठंडा भी होता है, ठोस भी होता है, और क्रिस्टलीकरण अर्थात रवाकरण कहा जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि इससे कौन सी चट्टानें बनती है? तो इग्नियस चट्टान, ठीक है, जिसे हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार यही चट्टान बनी इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और इसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं, क्योंकि अन्य जो चट्टानें हैं उनका निर्माण आपको इग्नियस चट्टानों के ही टूटने फूटने से होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको इग्नियस रॉक होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके अलावा यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वो है कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। ठीक है, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 1911 में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो उसी में 1911 में आपको दिल्ली को क्या कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होता है। तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई आपको ये नहीं करना है। तो आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी में इसका सम्मेलन 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने भी रटा होगा पढ़ा होगा वो सीधे सीधे आंसर इसका दे सकते हैं। कार्लोस अल्कराज, ठीक है, तो याद रखना है इसको, याद क्या आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा। और बहुत अधिक न्यूज में था कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। तो वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे ज्यादा है, ठीक है, उन लोगों को इस बार सुविधाएं दी गई हैं कि वो अपना मत का इस्तेमाल डाक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो साइंस का इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा ही होगा इसको। इसके अलावा इधर देखिए 10वां क्वेश्चन साइंस का है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में मनाया जाता है। तो आप लोग को ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने बिहार की संस्कृति पढ़ी होगी, ठीक है, तो उन्हें मालूम होगा कि इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के महीने में बिहार के भागलपुर जिले में संपन्न की जाती है। चलिए 12वां क्वेश्चन जो है वो साइंस से संबंधित है, इसलिए आप लोग इसको देख ही लिए होंगे। 13वां क्वेश्चन भी साइंस से ही है। 14वां, हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी जो आपको लूसेंट वगैरह में भी मिल जाती है। 1897 में बेलूर, जो आपको पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के पास, उसी जगह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने विचारों को फैलाने के लिए। ठीक है, और तो इसका आंसर ये होगा। 15वां देखिए, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आपको गंगा नदी के तट पर है, उसी पटना यूनिवर्सिटी में ही इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए 15 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये सब, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है कि जो बहुत सारा चीजें हैं। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत न्यूज देखा होगा वो सारे करेंगे। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है। तो याद है आपको, देखे होंगे चांग 6 गया था वहां, और चांग 6 ने जो चीन का एक अंतरिक्ष यान था उसने वहां से मिट्टी लाई। ठीक है, तो जो जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना, चीन बना। इसके बाद देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, एकदम सही है। गारो पहाड़ियां जो है ये आपको कहाँ है, तो गारो आपको मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय के पठार पर है। नंदा देवी ये आपको उत्तराखंड में है। कामेत भी उत्तराखंड में है। और केटू जो है आपको वैसे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान जो आपको लद्दाख का पार्ट है, जो पीओके में है। तो केटू जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो इन पहाड़ियों का क्रम सजाना है आपको पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में पहला कौन सा है, गारो आएगा, ठीक है, और पश्चिम में सबसे कौन है, तो आप इन्हीं दो से बन जाता है। पूर्व में गारो आ जाएगा, उसके बाद सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो वो है केटू। ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो आपको
जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है गिलगित बल्तिस्तान उस क्षेत्र में है, काराकोरम का रेंज है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो चौथा और पहला अर्थात पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व में सबसे पहले कौन सी है? आपको गारो पहाड़ियां हैं। और सबसे पश्चिम कौन सी है? तो K2 है। तो ये हो गया और आप सीधे इसको 1 2 3 4 ये जो सी क्वेश्चन, सी जो ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने भी लूसेंट पढ़ा होगा आसानी से इसको कर सकते हैं। राष्ट्रपति ये आपको पॉलिटी क्वेश्चन से करो या मरो का नारा किसने दिया था, किसने और कब दिया था? तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। गांधी जी द्वारा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया तो उसी दौरान डू और डाई, ठीक है, करो और मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। और समुद्र तल, उसके बाद समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 10 अगस्त 2020 को। कोई भी इसमें इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है, जो भी पढ़ा होगा, ठीक है। और खास करके डेट के अनुसार कि कब उद्घाटन किए, कब क्या किए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्येक कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना होती है तो किस दिन घटित हुई, कहाँ घटित हुई, इन सब बारे में। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये क्रांतिकारी बुक है और अरविंदो घोष ने इसको लिखा था। कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक थे ये और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने ही ये किताब लिखी थी, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ठीक है। चलिए, इसके बाद लोकसभा सीट भारत के कमजोर जनजाति सैंपेन, ठीक है। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो सोम्पेन, जिन्होंने भी पढ़ा होगा कि सोम्पेन कहाँ की जनजाति है, तो वो आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। ज्योग्राफी का भी है, करंट अफेयर्स का भी हो गया ये, ठीक है। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो नाटो 1949 में बना था ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक के तट पर रहने वाले देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ एक सैन्य गठजोड़ बनाया था, उसी का नाम नाटो था और इसका प्रसार हो रहा है। और स्वीडन, ठीक है, स्वीडन एक ऐसा देश था जो लगभग 200 वर्षों तक क्या रहा? तटस्थ देश रहा और मार्च 2024 में इसने क्या किया? जो नाटो का मेंबर बना है ये, ठीक है। चलिए, तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही रहा। उसके बाद ये साइंस का है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? सारे क्वेश्चंस आपको लिसेंट में मिलते हैं, ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, और कहा था कि अब हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। उसके बाद 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? ये भी बहुत ही आसान है। तो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में इंडिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसमें 28वां जो नंबर है ये आपको पॉलिटी से संबंधित है। 29वां क्वेश्चन भी जो है साइंस से संबंधित है। सांख्यिकी ये आपको इकोनॉमी से संबंधित है। अब आते हैं ये 31वां क्वेश्चन भी आपको पॉलिटी से संबंधित है, जो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, भी पॉलिटी से ही संबंधित है। रुचेरा कंबोज, बहुत जाना पहचाना नाम, 1987 की IFS अधिकारी, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, रिटायरमेंट हुआ है इनके, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वह नीति आयोग की सदस्य थी, कभी नहीं रही। वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली महिला राजदूत थी, ये भी नहीं थी।
उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो है इंफॉर्मेशन इनके बारे में सही है, तो ये इसका आंसर डी होगा। ये भी न्यूज में था तो बहुत अधिक इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। 34वां क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो वहां आपने देखा होगा। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। प्रवर सेन, ठीक है, वाकाटक शासक थे, बहुत महान शासक थे। ठीक है, वाकाटक ब्राह्मणों का वंश था। वास्तविक संस्थापक नहीं थे ये, संस्थापक विंध्य शक्ति थे और उन्हीं का उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था, एकदम सही है। बुंदेलखंड जो आपको इसके 7 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, 4 मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से बी, सी और डी, ये जो ऑप्शन है यही इसका ऑप्शन होगा। संस्थापक नहीं थे वो, संस्थापक विंध्य शक्ति थे और उन्होंने लगभग 60 साल तक शासन किया था प्रवर सेन ने, और अश्वमेध यज्ञ भी किया था, वाजपेयी यज्ञ भी किया था। तो इसके बारे में तो बी, सी, डी ही इसका आंसर होगा। वास्तविक संस्थापक वो नहीं थे, बाकी तीनों, उत्तर प्रदेश में भी इनका थोड़ा सा शासन था, जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, और विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, और उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो बी, सी, डी ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। हाँ, पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, तो पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, इसलिए ये भी एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, सो आई विल नॉट डिस्कस दैट। उसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन है। नाउ, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्यों से अलग है? तो यहां देखिए इस क्वेश्चन में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तुंगभद्रा, ठीक है, ये आपको कृष्णा की सहायक है, कृष्णा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी उड़ीसा की है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, ये भी बंगाल में, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यह गिरती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अन्य से अलग यही नदी है, ठीक है। और अगर, हाँ, क्योंकि तुंगभद्रा भी सहायक है, महानदी अगर एक नदी है और पेनगंगा भी सहायक है, तो इसलिए इसमें अलग कौन सा है? नर्मदा को ही माना जाएगा, जो पश्चिम दिशा में भ्रंश की घाटी से बहती है। बाकी और भी हो सकता है, क्योंकि यही नदी है तापी, नर्मदा, सोन इत्यादि भ्रंश रिफ्ट वैली से बहती है। ये नदियां रिफ्ट वैली से नहीं बहती, इस मामले में भी क्या हो जाएगी? ये अलग हो जाएंगी। उसके बाद भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो गांव शहरों के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। शहरों में अधिक श्रम की मांग, ये थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो शहर है ना वो बहुत उत्पादक नहीं है, वहां बहुत अधिक श्रमिकों की मांग नहीं है, ठीक है। हमारे जो शहर हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते किसको? श्रमिकों को, क्योंकि यहाँ रोजगार का बहुत अधिक आपको, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर जो आपको खींचते हैं, भारतीय शहर जो है ना वो खींचते नहीं है, बिकॉज अभी भी उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा से नहीं हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द दैट यूरोपियन सिटीज। ओके, यूरोपियन सिटीज क्या करते हैं, वहां रोजगार की असीम संभावना है, इसलिए क्या है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भारत में ऐसी नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो चूंकि ये दोनों सही है, तो ये इसको भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, द आंसर विल बी 4। बट अगर इसी में अगर थोड़ा सा इसको घुमा के दे दिया था ना, शहरों में अधिक श्रम की मांग, सो दिस इज नॉट करेक्ट फॉर इंडिया। भारतीय शहर आकर्षित नहीं करते, ठीक है, भारत के गांव ठेलते हैं, ठीक है, पुश करते हैं विलेज। हमारा जो रूरल एरियाज है उन लोगों को पुश करता है कि यहां से जाइए, यहां कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं हुआ है, तो कहां जाइए, कहां गांव से, तो शहर की ओर आते हैं। और हमारे शहर जो है वो खींचते नहीं है, दिस इज द डिफरेंस। तो आपको लेकिन यहां उपयुक्त सभी मानना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं फराइजी आंदोलन, 1818 का आंदोलन है ये, ठीक है। 1800 आंदोलन का ईस्ट बंगाल में हुआ था ये आंदोलन। तो और
इसके जो हाजी शरीयतुल्लाह इसके संस्थापक थे। चलिए इसमें हो गया। किसानों द्वारा आपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा कि इसके संस्थापक कौन है, क्योंकि कोई भी डीप में का आंसर क्वेश्चंस नहीं पूछा है, एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन है। जिन्होंने भी लूसेंट को अच्छे से पढ़ा होगा वो सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे, और हम लोग का क्लास जो जिन्होंने किया है। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? ये सभी कोई नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अधिकतर लोगों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके बारे में नहीं मिलती, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो लोक संग्रहक होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने भी लोक संग्रह किया होगा, क्योंकि इनकी किताबों में यही एक किताब मिलता है, और समाचार पत्र, और एक और हुंकार, ठीक है, एक और मिलता है हुंकार। हुंकार ही ज्यादा फेमस है इनका, ठीक है, हुंकार जो है यही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये यहां लोक संग्रहक जो है, इसको जिन्होंने भी टिक किया होगा वो सही होगा, ठीक है, लेकिन सभी लोगों ने नहीं किया होगा, अधिकतर लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा। चलिए ये तो भैया मेरे आपको रीजनिंग का है, सो आई विल नॉट डिस्कस दैट। ये आपको क्रिसिल जो एजेंसी है उसका है, और राजनीतिक संगठन है। और चलिए ये आसान है, इसमें भी आप अगर देख लें, जिन्होंने भी पढ़ा होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो चौथा का क्या हो गया? ए हो गया। उसके बाद यहां देखिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बहुत फेमस पार्टी है। तीसरे का जो है वो आपको बी आर अम्बेडकर है, तीसरे का डी संभवतः। और सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो जिन्होंने भी दो भी अगर अच्छे से कर लिया होगा तो उनका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक किसने किया था? तो आपको सुभाष चंद्र बोस, चौथा का ए, ये दोनों में है। उसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, तीसरा का डी, ठीक है, थर्ड का डी किस में है? इसी में है। तो यही आंसर होगा। सेकंड का सी इज सोशलिस्ट पार्टी, यस। सो दिस विल बी द आंसर। ये आपका आंसर होगा इसमें। चलिए ए होगा। इसके बाद आते हैं, हाँ, श्रेयसी सिंह बीजेपी की लीडर है भाई, विधानसभा सदस्य, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? बहुत फैक्चुअल है ये सब चीजें, चूंकि फेमस रही हैं। तो जमुई से ये चुनाव जीती हैं। चलिए जुलाई 2024 में भारत के न्यायालय, ये तो आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो 5.9 के आसपास कटिहार है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये किया होगा कटिहार को, ठीक है, वो आपको उनका सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये आपको बना सकते हैं आप, ठीक है। तो भागलपुर, जमुई, देखिए मधेपुरा, जिन्होंने भी पढ़ा है लालू यादव के समय, मधेपुरा बहुत फेमस इसलिए कि यहाँ रेल कारखाना, ठीक है। और जमुई और भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और जमुई सोना के लिए है, वैशाली में पुष्प उत्पादन। तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है और जमुई में आपको सोना का भंडार मिला है, मालूम ही है, और मधेपुरा में रेल का कारखाना, डिब्बा का कारखाना है। तो इससे आप आसानी से मैच कर सकते हैं। और जिन्होंने भी इसको मैच किया होगा, जैसे वैशाली, ए का 4 एक ही में है, और डी का कौन सा है? डी का 3, तो डी का 3 ये वाला, ठीक है ना। और उसके बाद किसका है? भागलपुर का 1 है, बी का 1, यही होगा, ठीक है। तो आप जो 51वां क्वेश्चन है उसमें कौन सा है? डी, ये आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जिन्होंने भी आपको पेपर्स पढ़े होंगे या करंट अफेयर्स थोड़ा देखे होंगे, वो भी कौन से है? ऊपरी हैं,
कोई भी डीप में क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला, और न ही आपको अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए स्वामी सहजानंद सरस्वती का, तो संभवतः जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी वो सभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आसानी से अभी तक वो आसानी से कर लिए होंगे। हम लोगों ने 51 क्वेश्चन तक देखा है। उसके बाद आता है, ये सब तो हमारा नहीं है क्षेत्र, ठीक है। हाँ, किस शासक, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिहार में ये पढ़ाया गया है क्वेश्चन, ये ठीक है ना। अभी मैंने क्लास ली थी तो उसमें इसको मैंने बताया है कि किस शासन ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। हर्ष शासन, हर्ष 606 से 647 एडी, ये हर्ष का काल रहा, और उसी समय भास्कर वर्मन भी शासन कर रहे थे, और हर्ष की मृत्यु के पश्चात भास्कर वर्मन ने बिहार पर अटैक भी किया है, ठीक है, क्योंकि यही पढ़ाया था मैंने। तो भास्कर वर्मन ने अटैक किया है कहां, बिहार पर, तो इससे ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप यहां देखिए नेक्स्ट कौन सा है। हाँ, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो एक 1913 में बना था, दूसरा 1926 में बना था। 1926 में आपको हिल्टन यंग कमीशन था, और ये जो कमीशन था वो सर ऑस्टिन चैम्बरलिन का, ठीक है, ऑस्टिन चैम्बरलिन का है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाता है कि कौन कौन से कमीशन बना था, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है। तो सीन नदी यूरोप की नदी है जो आपको इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, और इसी नदी के किनारे आपको पेरिस, फ्रांस की राजधानी स्थित है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। तो इनका वजन कितना था, संभवतः 86 किलोग्राम था इनका, जिस वजन के इसमें ये इन्होंने शामिल किया था 57, सॉरी गलती हो गई, इनका जो कैटेगरी था वो 57 किलोग्राम का था, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद क्या आप लोगों ने कर लिया होगा, जिन्होंने भी किया होगा 57 उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जिन्होंने भी थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1912 में कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, RN मधुलकर, ठीक है। ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आई विल नॉट डू दैट दिस क्वेश्चन। ये आपको साइंस का है, ये अभी आपको कर लिए होंगे। टेक्नोपोलिस, सिलिकॉन वैली, ठीक है। इसके अलावा ये साइंस का है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, अभी आप पॉलिटी क्वेश्चन है वैसे, 22 जुलाई, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो प्रति सरकार जो है सतारा में बनी थी, एकदम सही है। रैयती सरकार, देखिए गुजरात में कोई सरकार नहीं बनी, याद रखिएगा। तामलुक जातीय सरकार बनी थी यहां, और सतारा में बनी थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो गवर्नमेंट थी वो सतारा की थी, ठीक है। सबसे पहला जो बना था वो बलिया में बना था गवर्नमेंट, 42 आंदोलन के दौरान सबसे पहली सरकार बनी थी बलिया में चीतू पांडे द्वारा। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग, जो सबसे ज्यादा दिन तक जो सर्वाइव की, वो है प्रति सरकार सतारा की। खेड़ा में किसी प्रकार का सरकार नहीं बना था, तो इसलिए इसमें सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्या है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जगह सरकार बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया। साहित्य का पहला यूनेस्को शहर, तो ये केरल का कोझिकोड। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने भी जून महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसमें से सारे क्वेश्चंस उसी के हैं। अब देखिए, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया। आप सोच लीजिए,
विष्णुपद मंदिर है भी कहां? गया में है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहां? गया। ठीक है, गया। और 2024 का न्यूज है ये। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से, बहुत कठिन है लोहत्से को चढ़ना, पर 2 बार चढ़ाई की। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी सत्यदीप गुप्ता, ठीक है, सत्यदीप गुप्ता, इनके बारे में आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा ही हो गया। तो ये इन्होंने 2 बार चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट और लोहत्से जो है वो बहुत ही कठिन चढ़ाई है। सैल्यूट है इनको भाई। आगे देखते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। बंदरगाह से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, मर्मोगांव है, चेन्नई है, कोच्चि है। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल लार्जेस्ट, चेन्नई जो पोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। ओके, एंड इंडियाज ओल्डेस्ट पोर्ट भी है, सबसे प्राचीनतम है, आपको चोलों के काल में बना था ये। ठीक है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर मुंबई पोर्ट। बट मुंबई पोर्ट क्या है? ये आपको नेचुरल पोर्ट है। चलिए, तो इसमें चेन्नई होगा। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे। ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने बनाया होगा, जिन्होंने बनाया है ओके, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा उन्होंने तैयारी किया होगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जनरली हम 100 में से, उम्मीद है कि 100 में से 90 बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, कुछ लोगों ने तुक्के मारे होंगे, और शायद ही बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इस प्रश्न को जानते होंगे। वो तुक्के से सही हो गया तो दैट इज नॉट योर क्रेडिट। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बुक नहीं है ये, लेकिन फिर भी कृति गरीब हिंदुस्तान, ये मोहम्मद वली हसन की किताब है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की है। संभवतः किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा इस प्रश्न को। ठीक है, लेकिन पूछा है, कोई बात नहीं है, 2 क्वेश्चन रहते हैं। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 105 क्वेश्चन जिन्होंने भी किया होगा, 106 क्वेश्चन, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बहुत अधिक इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये बजट का है। हाँ, ये एक मराठा शासकों की अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान है, शिवाजी संस्थापक थे, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का ग्रुप था। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, और सामंत आपको ये अमात्य जो है वित्त मंत्री, तो 2 ही से बन जाते हैं। और नहीं, यहां सचिव होगा, सामंत विदेश मंत्री होंगे, और सचिव जो होगा पत्राचार प्रभारी होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो देख लीजिए, पहला का 2, दूसरा का बी का 1, सी का 4, और हाँ, तो 75 का जो है आंसर क्या होगा? ए। तो जिन्होंने भी ए किया होगा, ओके, उनका आंसर सही होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? तो इसको, इस प्रश्न को लेकर इसमें बहुत, अब वो क्या मानते हैं बीपीएससी वाले, तो याद रखिएगा 17 देशों ने मान्यता दी थी उनकी गवर्नमेंट को, 17 देशों ने। ठीक है, इसलिए अब बीपीएससी क्या मानते हैं? बीपीएससी 9 भी मान सकता है, 10 भी मान सकता है, ये बीपीएससी पर डिपेंड है, याद रखिएगा। इसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट मींस, इसका अगर कहा जाए कि अप्रोप्रिएट आंसर बीपीएससी जो मानता है उसी को देखिएगा कि क्या मानता है। वैसे 17 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी, और देखते हैं कौन सा क्या मानता है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा, और ये भी देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था मगध में? ठीक है, बिंबिसार ने, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। चलिए, इसके बाद जायद फसल कौन सा है? जायद अर्थात जो अप्रैल मई का 2 महीना जो है
उसमें बोया जाता है, तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, चारा एक जायद फसल है। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आई विल नॉट से। हाँ, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत विक्टोरिया भारत की प्रथम महारानी कब बनी? तो लॉर्ड लीटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, और उसी प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन और उसी दिल्ली दरबार में 1877 में, ठीक है, 1877 में क्या किया गया? महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित कर दी गई, भारत की महारानी। ठीक है, चलिए अब है ये साइंस का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का है, आई विल नॉट डू दिट। 100 वर्ष, अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अधिक फेमस बुक नहीं है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष संपादन किसने किया है? शायद ही किसी ने बनाया होगा इसको, वैसे बता देते हैं, पीएन ओझा के संपादन में हुआ था, बट इन रियलिटी हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा ही किया होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा 2 ही क्वेश्चन ऐसे मिले हैं अभी तक ज्योग्राफी और फिजिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, जो इतने हैं कि वो 100 में से 98% बच्चों ने उस क्वेश्चन को 98 बच्चों ने उस क्वेश्चन को नहीं किया होगा। जो कुछ किए होंगे या तो जीनियस, उन्होंने बहुत डीपली तैयारी, वैसी तैयारी कोई नहीं करता, ये जान लीजिए। बिहार में लिंगानुपात 918 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 2011 क्वेश्चन है। तो किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? एंडीज पर्वत जो है आपको दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर एकदम दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, 7200 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, चचनामा का फारसी अनुवाद, चचनामा जो है वो अरबी में लिखा गया था और इसका फारसी अनुवाद अल कुफी द्वारा किया गया, अबू बकर कुफी द्वारा। ठीक है, ये भी चूंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये चचनामा बुक है और इसका तोते की कहानी भी है, तूतीनामा, सॉरी, तोते की कहानी, चचनामा अरबी में लिखा गया है। इसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत, ये भी आपका लूसेंट होगा तो शायद उसमें भी लिखा हुआ होगा ये किताब। साइंस का है, शिशुनाग वंश द्वारा सुंग वंश किसने, नंद वंश, मौर्य वंश किसने स्थापित किया? बताइए, शिशुनाग वंश द्वारा। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन? तो पहले मगध पर सबसे पहला वृद्धत राजवंश, उसके बाद प्रधोत वंश, उसके बाद हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। तो आप शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की सत्ता स्थापित की, और नंद वंश जो थे वो शूद्र थे, पहले नॉन क्षत्रिय थे। ठीक है, चलिए, हाँ, उस स्थान का नाम बताया जहां डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। सो दैट इंसिडेंट टुक प्लेस वेयर? एट पेंसिल्वेनिया में वो उनका गोली मारा तो कान उनका घायल हो गया, तो वो घायल हो गए थे। ठीक है, अब देखिए कितने त्रिभुज हैं वो आप लोग काउंट कीजिए, संभवतः सही किया होगा, किए होंगे आप लोग। और अग्नि, ये तो इसका है, चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है? तो मंगोलाइट प्रजाति है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है आपको। बॉम्बे प्लान 1944 का है, भारत के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर, जिसको टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, टाटा बिरला प्लान, इसमें जे.आर.डी. टाटा थे, बिरला थे, श्रीराम थे, ठीक है, आर देसियर दलाल थे, ठीक है, उसके बाद कस्तूरी भाई लाल भाई थे। तो कुल 8 लोग थे, उसमें धीरू भाई अंबानी उस समय संभवतः जन्म, हाँ होंगे, लेकिन वो इसमें नहीं थे, बॉम्बे प्लान। ठीक है, भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में यह प्लान दिया गया था। चलिए, तो श्री राम इसमें क्या होंगे? धीरू भाई अंबानी नहीं होंगे। और 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए जुलाई 2024 का न्यूज है ये।
तो ताती तंतवा जनजाति जो है रद्द कर दिया गया इनकी, ठीक है, इनको दिया गया था दर्जा, इसको रद्द कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अगले बाल के लिए तैयार रहिएगा। राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत ये भी याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों माने अनुसूचित जाति के लिए। वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन ज्योग्राफी का भी है, चूंकि जनजाति है इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत, चीन और इंग्लैंड, ठीक है ना। तो त्रिकोणीय आधार रेशम भी था, अफीम भी था, इसलिए जो दो ये था ही, काली मिर्च ये सब। तो इसमें भारत, चीन और इंग्लैंड, इसमें उपरोक्त में से सभी होगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? उत्तरी बिहार का मैदान तो है ही नहीं, दक्षिण का पहाड़ी भाग, दक्षिण का पठारी भाग है। दक्षिण बिहार का मैदान नहीं है, सोमेश्वर की पहाड़ियां नहीं है, दक्षिण का पहाड़ी भाग या पठारी भाग होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण का पठारी भाग का भाग है, तो संभवतः इसका आंसर यही आंसर होगा इसका बी 98 का। उसके बाद ये आपको मलिक काफूर, 1000 दिनारी, अभी तो पिक्चर भी आई थी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनायक था बहुत बड़ा, और दक्षिण भारत की विजय अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में इसी ने किया था। 1000 दिनारी, मलिक काफूर, ओके, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, इतने इतने पैसे लेते हैं इन लोग और इनसे क्वेश्चन ढंग से नहीं बनता। अब देखिए ये प्रश्न क्या, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष, ये गांधी जी की रणनीति थी, किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी? ऐसा कोई नारा नहीं दिया था गांधी जी ने। गांधी जी के जब हम राजनीतिक जीवन का विश्लेषण करते हैं और गांधीवादी आंदोलन की जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि गांधीवादी आंदोलन में किस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई थी। इसलिए ये क्या होगा इसका आंसर? बहुत कठिन है, बीपीएससी क्या मानता है, ठीक है, वही देखिए, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने किया नहीं था, खिलाफत आंदोलन ठीक है, मुद्दा साइमन आयोग का विरोध, ठीक है, गांधी जी उस समय साइमन आयोग में बहुत अधिक सक्रिय नहीं थे, तो संभवतः इसका अगर माना जाए तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन मान सकते हैं, लेकिन ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है, ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा फिर देखते हैं हम लोग कौन सा है। हाँ, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्लोरोफिल, साइंस का है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन की किताब है भाई, ये आर अश्विन ने लिखा और एस मोंगा द्वारा, ठीक है। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसी साल की किताब है ये। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़, आलोक शुक्ला, ठीक है, आलोक शुक्ला जी को मिला है ये अवार्ड। उसके बाद आते हैं हम लोग गंगा और गंडक, सोनपुर मेला, पशु मेला, भारत का विख्यात, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, सभी लोगों ने किया होगा इसको सही। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? सभी राज्यों में है, सबसे ज्यादा झारखंड में है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह कोयले का भंडार है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मानते हैं, सभी मानना पड़ेगा या झारखंड मानेंगे? कोयले का प्रमुख भंडार है, सभी में है, उड़ीसा में भी है। हाँ, चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो करूर, ठीक है, कुरूर और कुरूर आपको चेर राज्य की राजधानी दक्षिण भारत की। ये सब तो साइंस का है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार अधिनियम 1925 की एक विशेषता में नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रांत स्वायत्ता है, ये एकमात्र ऐसा अधिनियम है जिसका मूल्यांकन किया है, संघ का प्रस्ताव है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये इसमें संभवतः यही बी इसका आंसर होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, इसकी बात नहीं की गई थी इसमें, ठीक है।
बाकी एकमात्र ऐसा नियम है जिसका मूल्यांकन किया हुआ था। चलिए, ये तो हो गया सम्राट चौधरी, आहार नाल, ये सब तो कुछ, ये तो हाई हेडलाइन। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने लिया? रूस ने। बताइए, जनवरी का करंट अफेयर्स। पहले तो बहुत बार पूछते थे वो, पीछे पीछे कई एक साल पुराने करंट अफेयर्स पूछ लेते थे वो। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, अगर इससे देखा जाए, इंडियन ओपिनियन किसका है? तो महात्मा गांधी का। दूसरा का ए, अब दूसरा का ए इसमें है और इसमें है। बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब है। और इंडियन फ्री हिंदुस्तान जो है, तारकनाथ दास, जो सिएटल, वहां आपको कनाडा में, और ये कनाडा और यूएसए में सक्रिय थे। तो पहला का डी और दूसरा का ए इसी से बन गया। तीसरा का बी, दादा बनर्जी बंगाली किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो इसी से बन गया हमारा कौन सा? पहला का डी हो गया, इसी एक ही से बन गया हमारा। लीजिए, और ये सब एनसीईआरटी इसमें दिखा हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है, और हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें नोट्स में है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब बना? भाई, अप्रैल थोड़ी बनेगा, मार्च 1912 में बनेगा। इसलिए तो मार्च को हम लोग बिहार में दिवस मनाते हैं, मार्च 1912। ठीक है, कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 में। गैर संपर्क बल है ये सब, प्रभावी बल ये सब नहीं। हाँ, इस वर्ष जापान भारत, इस वर्ष 24, ठीक है, योकोसुका जापान में भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया। ठीक है, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, सर कर दिए होंगे। हाँ, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको मालूम है, मैंने बताया था क्लास में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन होता है, और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 62 संप्रदायों का जन्म होता है, जिसमें बुद्ध और जैन सर्वाधिक महत्ता प्राप्त करते हैं। लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है आजीविक संप्रदाय, क्योंकि दशरथ खास करके, जो अशोक का जो पौत्र था, उसने आजीविकों के लिए नागार्जुनी पहाड़ी में कई गुफाओं का निर्माण कराया। बड़थक है और 2-3 और इसमें। तो इसके संस्थापक मखली गोसाल इनके मित्र थे भगवान महावीर के। ठीक है, और आजीविक संप्रदाय क्या मानते थे कि जो भाग्य में है वही होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। तो भाग्यवादी थे ये। ठीक है, और इनकी नियमित बैठक होती थी, और खास करके श्रावस्ती एरिया जो था ना, शायद उस एरिया में इनकी नियमित बैठकें होती थी। तो इसमें ए, बी और डी, ये जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो ए, बी, डी ये वाला सही होगा। अपोहा प्रणाली में किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो महानदी तो उड़ीसा और वहां चला गया, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। तो ये तो हो नहीं सकता। घाघरा बिहार में है। नर्मदा गुजरात और मध्य प्रदेश को होगा। यमुना उत्तर प्रदेश। खत्म, तो इसी से घाघरा हो गई हमारी। ये आपको पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और सोच लीजिए, मई 2024 का न्यूज है। ठीक है, तो ये तो मेरे बस की बाहर, मेरा टॉपिक नहीं है। 130, हाँ, स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, आईएनए। अब देख लीजिए, युगांतर आश्रम किसका था? तो गदर पार्टियों का था, सैन फ्रांसिस्को में बना। ठीक है, उसके बाद आईएनए रंगून में। ठीक है, तो 2 तो बन गए, 3 और 4, दूसरा का सी, तीसरा का सी हो गया, चौथा का डी हो गया। हाँ, स्वदेशी सेवक संघ जो है वो वैंकूवर का है, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल का। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात सी इसका आंसर होगा।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ये तो हाँ, अब बताइए सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना, जितने लोग पटना में होंगे सो लोग माथा टेकते होंगे। अब नाम भी है हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है पटना में। बताइए, नाम ही पटना, कौन से क्वेश्चन सेट किए हैं भाई? ठीक है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024, सोच लीजिए 24 का क्वेश्चन जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय क्या था? ओके, लेट्स मूव एंड एंजॉय, सेलिब्रेट, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े और क्या कर रहे हैं? जस्ट मनाए। 134 हो गया, 135 देखते हैं कौन सा है। ये तो कपड़ा मंत्री। ब्राजील के के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? बहुत रिच प्लेट्यू है ये, और यहाँ लौह एस का बहुत अधिक भंडार है। सोना भी मिलता है यहाँ। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल अहमद अल सबा, अप्रैल का न्यूज है, कुवैत के ये प्रधानमंत्री बने हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने भी एक छोटी छोटी पतली किताबें पढ़ ली होंगी ना, वो इस प्रश्न को कर सकते थे। बजट हो गया, संशोधन अलग है, ये तो साइंस का है इसलिए हम नहीं कर सकते इसको। ये भी उसी का है, सूक्ष्म जीव बिहार। प्रथम हिंदी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सर्वहितैषी है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी है, याद रखिएगा। हमास के नेता इस्माइल हानिया 31 जुलाई को मार दिए गए, ईरान में बैठे हुए थे, इसलिए ईरान ने किस पर अटैक कर दिया? ईरान ने अटैक किया आपको इजराइल पर। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ती है? मनाली, लाहौल स्पीति, मनाली, जम्मू, श्रीनगर और लेह। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। अमरकोश, अमर सिंह द्वारा रचित किताब है ये, और अमर सिंह जो है ये 8 जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के जो 8 जो नवरत्न थे उसमें अमर सिंह भी थे, और अमर सिंह ने भूमि का वर्गीकरण किया है। ठीक है, उर्वरा उपजाऊ भूमि है, ठीक है, मरु रेगिस्तान है, सदावला घास का मैदान है, देवा मृतक, वर्षा सिंचित भूमि। एकदम सही है, चारों इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर आपको उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए, यूपी की युवा महिला 18 वर्षीय आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? वो ई रिक्शा चलाती हैं। ठीक है, पिंक ई रिक्शा महिलाओं के लिए, इसलिए उनको अवार्ड मिला है ये। उसके बाद देखिए, ये आपको बजट का है, सर ने बता दिया होगा, टेस्ला बजट का है। हाँ, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा, तो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये रहा पूरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने भी लूसेंट अच्छा से पढ़ा होगा वो सारा क्वेश्चन कर सकते थे, और ऊपरी भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा पूरे 1 साल का, वहां से सारे क्वेश्चंस वे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, और जिन्होंने भी किया है अच्छा, उन्हें बहुत बधाई। और जो कहीं ना कहीं किसी कारण से अपनी तैयारी सही से नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यही कहना है कि अपने हिम्मत ना हारें, वो पुनः लग जाएं। ठीक है, क्योंकि समय में गहराई नहीं होती, समय में लंबाई होती है, समय गुजरते देर नहीं लगता। ठीक है, और जिन्होंने भी 105 प्लस क्वेश्चन किया होगा वो मेंस में जुट जाए, बहुत अधिक सीटें हैं, अब और भी उससे कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा। 105 तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, बट जिस तरह क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, और जिन्होंने भी लूसेंट पढ़ा होगा, वो हमें नहीं लगता है कि लूसेंट से बाहर एक क्वेश्चन है। और ऊपरी भी जिन्होंने पढ़ा होगा, अगर 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए ना, खास करके हम ज्योग्राफी और इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स की,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 2 क्वेश्चन को छोड़ करके। एक जो कांग्रेस का, बिहार में कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, संपादित किया, लिखने की बात छोड़िए, किसने संपादन किया, और एक स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो न्यूज़पेपर, उनका वैसे अगर पढ़ेंगे आप लोग तो उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हुंकार था, लेकिन ये पूछ दिया है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो संभवतः कठिन थे, अदरवाइज कोई कठिन, हाँ एक प्रवर सेन का भी वही उनका एरिया, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ता, तो कोई बात नहीं, अगर 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलाइए अपने प्रश्न को, और कल से ही नहीं, आज से ही अपने मेंस एग्जामिनेशन में क्या करें, जुड़ जाइए। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। सभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।